तो आज चर्चा का विषय ये है कि क्या लंबे वक्त से जिस क्षैतिज आरक्षण की मांग की जा रही थी, जिसे धामी सरकार पूरा करने वाली थी, वो पूरा हो चुका है, वो सपना साकार हो चुका है। अब जल्द ही क्या जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके आश्रित हैं, वो इसका लाभ ले पाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी उपाध्यक्ष हैं। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शांतनु गौड़ जी, अधिवक्ता हैं। और डॉक्टर जीतराम आर्य, पूर्व विधायक कांग्रेस, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर लगातार कितने आंदोलन हुए, कितनी मांगे उठी, लगातार हर सरकार ने तमाम वादे दावे किए, कोई ना कोई पेच फंसा, लेकिन अब आशा जागृत हुई है कि 10% क्षैतिज आरक्षण मिल गया है, जो प्रारूप तैयार किया गया है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखो, ये एक तरह से जब हम देखें तो जो राज्य के लिए जिन लोगों ने लड़ाई की है, ऐसा तो नहीं है कि राज्य में कुछ खास लोगों ने राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ खास लोगों ने लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़ने के पीछे हम उस समय मतलब इतनी होश तो हमें थी कि कौन आ रहा कौन जा रहा है, लेकिन इतनी होश हमें नहीं थी कि राज्य मिलने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। इस उम्र में हम इस पड़ाव में थे और तब से अब तक राज्य बनते देखा, फिर पत्रकारिता में आए, बहुत सारी चीज़ों को देखा हम लोगों ने। ये क्लियर है कि अगर सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया तो अच्छी बात है, लेकिन दुखद इस बात का है कि जिस तरह से लोगों को बांटने की जो तैयारी चल रही, कि इतने लोग आंदोलनकारी है, 4500 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक उनकी पेंशन है, लेकिन जो 40 लोग मरे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है। मुझे लगता है कि आंदोलनकारी या आरक्षण या जो भी व्यवस्था राज्य सरकार करती है, उसको पहले उस फैमिली, उस परिवार के, जिनके परिवार से 22 साल का लड़का मरा, 21 साल का लड़का मरा, कोई 21 साल की लड़की ने शहादत दिया है, ऐसे 40 लोग हैं जिन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और लगातार ही सोचना चाहिए, मतलब हमेशा के लिए ही सोचना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर ये बोलें कि ये भी आंदोलनकारी वो भी आंदोलनकारी, वो हमारे उत्तराखंड राज्य के लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या मैं प्रेम पंचोली यहाँ बैठा हूँ, मैं आंदोलनकारी नहीं हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब जुलूस निकल रहा था तो उस जुलूस के आगे एक नाटक टीम चल रही थी जो गाना गा रही थी। उनका जो ढोलक बजाने वाला था उसकी तबीयत खराब हो गई, तो किसी ने वहाँ बोला, यार ये लड़का कॉलेज में पढ़ता है, इंटर कॉलेज में, और ये बहुत अच्छा ढोलक बजा, इसके कंधे में दे दो ढोलक। तो हमने भी तो राज्य की लड़ाई लड़ी है, चाहे जैसे भी। उसके बाद लगातार हमने लड़ी है लड़ाई। और मैंने ये भी देखा है कि जब आंदोलनकारी का फॉर्म कुछ आंदोलनकारियों के घर भेजे, उदाहरण के लिए शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, उन्होंने उस फॉर्म को नहीं भरा। लिस्ट में नाम है, हॉस्पिटल में, पुलिस थाने में, सब जगह नाम है, अखबारों में सब कुछ नाम है, लेकिन उन्होंने वो फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने कहा कि हमने आरक्षण लेने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, कि अब जब हम जो लड़ाई में आगे रहे होंगे या अगवानी की होगी, हमको सरकारी नौकरी मिल जाए या हमको इस तरह से कुछ हमें बांट दिया जाए। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जब आरक्षण तय करे सरकार, तो सरकार को इस कुछ चैप्टर तय करने पड़ेंगे। वो 40 लोग कौन हैं, उनके लिए आप किस तरह का आरक्षण दे रहे हैं, वो लोग कौन हैं जिन्होंने आरक्षण का फॉर्म को नहीं भरा है, उनकी मंशा क्या है, उनको सुना कभी सरकार ने? नहीं सुना है। तो जो ये वोट की राजनीति के लिए कोई भी सरकार, जिन्होंने आरक्षण दिया वहां से लेकर के जो आरक्षण पे अब थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि उन्होंने नहीं कर पाया तो हमको ज्यादा वोट मिलेंगे, तो इसको वोट की राजनीति से बाहर रख करके, दलगत राजनीति से बाहर रख करके, राज्य के लोगों के हित की बात है, उनके ह्यूमन राइट्स की बात है, उनके खुशहाली की बात है, उनके विकास की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर आरक्षण दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, और राज्य सरकार अपनी व्यवस्था खुद कर सकती है बहुत सारी चीजों में। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब राज्य बन जाता है तो अपनी व्यवस्था वो आरक्षण को लेकर के, रेवेन्यू को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के करे। लेकिन जब इस तरह से कुनबों में सरकार बांट रही है और सत्ताधारी के जो लोग हैं वो बांट रहे हैं, तो ये कष्ट होता है हमारे जैसे लोगों के लिए, बहुत ज्यादा कष्ट है कि आप इस तरह से बांटो मत लोगों को। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप प्रमुख राज्य आंदोलनकारी, और जैसा कि अभी प्रेम पंचोली जी ने कहा कि जब फॉर्म्स आए आपने उसे नहीं भरा, आपने कहा हमने किसी लाभ के लिए आंदोलन नहीं किया था, लेकिन आज जब ये मांग उठ रही है आप उसके समर्थन में भी हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? जो आज ये पूरी खबर सामने आ रही है, प्रारूप तैयार हो रहा है, इन लोग को मिलेगा, इन लोग को नहीं मिलेगा। दिव्या, इन 24 वर्षों में अगर आप देखेंगे, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने सत्ता को भोगा है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड में जनता को बांटने का पूरा प्रयास किया है। ये क्षैतिज आरक्षण की बात आई कब, मैं आपको बता दूं, 9 नवंबर 2000 को जब इस राज्य की स्थापना हुई जी, उसी दिन से उत्तराखंड के जो मूल थे, जो राज्य आंदोलनकारी थे,
उनको लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा हो गया, ना जल पे अधिकार, ना जंगल पे अधिकार, ना बोली, ना भाषा, ना हमारी अपना कानून, ना हमारे सीमाओं का सही तरीके से सीमांकन किया गया। यहाँ तक कि हमारी जो परियोजनाएं थी, चाहे वो टिहरी डैम की हो, चाहे भीमगोड़ा हरिद्वार की हो, चाहे फिर वो आवास विकास की संपदा हो, तमाम पर उत्तर प्रदेश का कब्जा। हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पे जबरदस्त जन विरोध देखने को मिला मुख्यमंत्री को। यहाँ तक कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी 12:35 पर शपथ ले रहे थे और 12:40-45 पर जो है मंच पर आग लगाकर उत्तराखंड की जनमानस ने ये बता दिया था कि उत्तर प्रदेश का हमको उपनिवेश बना दिया, हमें स्वीकार्य नहीं है। 1.5 साल के बाद सरकार में पहला चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस जीत कर आई। और जब एनडी तिवारी जी, क्योंकि वो मंझे हुए खिलाड़ी थे, उन्हें पता था, एनडी तिवारी जी ने जब देखा कि बने हुए राज्य में आंदोलन खड़े हो गए, तो बड़े प्यार से हमने परिसीमन का विरोध किया, हमने तमाम जल जंगल जमीन पर अधिकार की बात करी, हमने उत्तराखंडियत के लिए आंदोलन खड़े किए कि उत्तर प्रदेश ने हमारे साथ धोखा कर दिया। उसमें कांग्रेस और भाजपा ने, जब उत्तराखंड में पुनर्गठन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, ये दोनों मूक बैठ बनकर जो है उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना रहे थे। ऐसे में एनडी तिवारी ने वही काम किया, उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का एक शगुफा छोड़ा जी। तमाम राज्य आंदोलनकारी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, आंदोलन खत्म। उसके बाद जब दबाव बना तो उन्होंने कहा जो जेल गए उनको बनाएंगे जी। फिर वो जो 7 दिन गए उनको बनाएंगे, फिर 2 दिन उनको बनाएंगे, अब अखबार में आ गए उनको बनाएंगे। इससे क्या हुआ, शहर और शहर के क्षेत्र में रहने वाले लोग जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों का दामन थामे, वो आंदोलनकारी साबित हो गए जी। मैं आपको दिव्या बता दूं, दिवाकर भट्ट भी आंदोलनकारी नहीं है जी। उत्तराखंड क्रांति दल के 90% लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी नहीं है। हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। कहने का मतलब है, जैसी कांग्रेस की सरकार गई 2007 में भाजपा लग गई इसी काम पे। उसका परिणाम क्या हुआ, पहाड़ की भोली जनता, उनको यही नहीं पता है पेंशन है कि मानदेय है, उनको गुमराह किया और भाजपा कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता बनाया। परिणाम आपके सामने है, नौकरियां बिक गई, जंगल बिक गए, रोजगार बिक गए, उत्तराखंडियत पे काम नहीं हो रहा। 24 साल में इस राज्य की जिन बुनियादी सवालों के लिए 42 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिव्या, बता दीजिए कोई एक डिबेट आप बता दीजिए जिसमें आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि उत्तराखंड के लोगों के लिए काम हुआ है। धामी जी कसम खाकर गए थे कि मेरे को चुनाव जिता दीजिए, मैं 10% क्षेत्रीय आरक्षण दूंगा। अभी तक ये नौटंकी क्यों हो रही, क्यों नहीं मिल रही नौकरी? और अब जब आपको लग रहा है कि 2 साल रह गए, फिर आप कह रहे हो कि अब करना चाहिए सभी जिलाधिकारी। देखिए, तकनीकी बात यह है, जनता को चुनाव का में लाभ लेने के लिए जनता से इस तरीके के सगुफे छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, और मैं ईमानदारी से बात खत्म कर रहा हूं। मैं ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को ईमानदार पार्टी तब मानूं, भाई खनन कौन करेगा कि गुजरात का, भाई शराब का सप्लाई कौन करेगा कि गुजरात का, उत्तराखंड में सप्लाई कौन करेगा कि दिल्ली का। अरे भाई, अगर आपको उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के साथ न्याय करना था तो बड़े बड़ी परियोजनाएं इनके नाम से चलती, इनको मिलती, तो क्यों ना ये आर्थिक रूप से संपन्न। 4,500 रुपए देकर आप उत्तराखंड के मूल निवासियों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। और अंत में हरिद्वार उधम सिंह नगर में तो जांच होनी चाहिए कि कौन राज्य आंदोलनकारी था और कौन विरोधी है। और 10 पर्वतीय जनपद की तो गाय बाछी भी हमारी आंदोलनकारी थी, जो दूध मुहा बच्चा भी आंदोलनकारी था, क्योंकि माँ उसको बेचारे को घर में छोड़ के चली गई, दादी भी आंदोलनकारी थी। मगर पर्वतीय क्षेत्र में चिन्हीकरण के मानक पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए पहाड़ों में बेचारे राज्य आंदोलनकारी है ही नहीं। जो पार्टियों में जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने सर्टिफिकेट बना लिए, आम जनमानस आज अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। ये केवल वोट की राजनीति के लिए जनमानस को इन्होंने इधर उधर किया है। हमारा ये कहना है कि 10 पर्वतीय जनपद में तो प्रत्येक परिवार से राज्य आंदोलनकारी उनका गार्जियन बनाया जाएगा, बनना चाहिए। दूसरा, ये 4,500 रुपए की मानदेय नहीं, इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह सह सम्मान पेंशन देनी चाहिए और उनके परिवार को उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा करते तो हमें लगता कि वाकई ये राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंडियत के लिए कुछ सोच रही है, मगर केवल वोट की राजनीति के लिए ये बयान दे रहे हैं। धरातल पर आज भी राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है, पहाड़ की घोर उपेक्षा हो रही है। दुर्भाग्य से सत्ता में ये बैठे हैं और जनता को ये इसी तरीके से छलावा कर लूट रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए।
बयानवीरों ने बयान दिया है, इसका स्वागत देखते हैं जमीन पे धरातल पे कब उतरता है। बिल्कुल। शांतनु गौड़ जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हम ये पूरा प्रोसेस समझना चाहेंगे क्योंकि कई अटकलें इसमें आई थी और हाल फिलहाल में आज भी तारीख थी, आज भी कोई फैसला नहीं हुआ जिसमें आगे की तारीख मिल चुकी है। आखिर कोर्ट की जो है अंडरटेकिंग क्या है इस पूरे मामले पर, क्या सरकार से जवाब तलब किया गया है? देखिए, हमें पहले चीज ये देखनी है कि हमारी जितनी सरकारें इस चीज के लिए कार्यरत थी, जो प्रयासरत थी, जो इतने समय के बाद जो हमारे आंदोलनकारी थे जिनकी शहादत हुई जी, और जो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, उनके लिए एक बड़ा खुशी की बात है कि लगभग 6 साल के बाद हम लोगों को एक रास्ता मिला और हमारे ये एक लॉ के रूप में हमारे लिए आ गया सामने। अब बात ये आ जाती है कि इसको कैसे, किस तरीके से और कितने सुंदर स्वरूप से इसको आगे क्रियान्वित किया जाए, ये नेक्स्ट विषय उठता है। जहां तक बात रही हाईकोर्ट की, बिकॉज कोई भी लॉ पारित होता है तो उसका एक, क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसको हर एक चीज को उसके दायरे से गुजरना पड़ता है। ये बात 2004 की, 2011 की, 2018 की, ये हमारी जो हाईकोर्ट थी, उच्च न्यायालय, वहां से जो पुराना हमारा आदेश पारित हुआ था जिसमें हमें 1700 लोगों को नौकरी भी दी गई थी, उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि एक ये नया एक्ट बना, फिर वो सिलेक्ट कमेटी में गया, फिर वो पारित होने के बाद गवर्नर साहब से उसको परमिशन मिली, साइन होने के बाद वो अपना शासन आदेश में आ गया। अब बाकी की जो प्रक्रिया है, जहां तक अंडरटेकिंग और ये सब सारी चीजें हैं, वो अपने कोर्स में चलेगी। सो हमें उसका इंतजार करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो सभी के हक का फैसला होगा। ठीक है। डॉक्टर जीतराम आर्य, आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि शुरुआत डॉक्टर एनडी तिवारी की सरकार ने की थी, उसके बाद लगातार जब इस पे रोक लगी तब भी आप लोग जब विपक्ष में बैठे तब भी आवाज उठा रहे थे कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आज जब ये प्रारूप तैयार हो गया है और ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया, क्या कहेंगे इसे लेकर? अब भी कोई संशय? देखिए, उत्तराखंड का जो आंदोलन का मूल था, वो मूल था उत्तराखंड के लोगों को, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी भूभाग है, वहां के लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था कि उत्तराखंड के लोगों को और विशेष करके पहाड़ी मूल के लोगों को जो रोजगार है वो रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। उत्तराखंड का आंदोलन बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने भागीदारी निभाई, कई लोगों ने अपनी शहादत दी और उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी की और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उत्तराखंड के निर्माण के बाद जो आंदोलनकारी आज 24 साल तक भी वो चिन्हीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई आंदोलनकारी जो फ्रंट लाइन में थे, उनको चिन्हित किया गया, लेकिन बहुत सारे आंदोलनकारी जो उस समय जिनके नाम रह गए थे, जिनके नाम नहीं चढ़ पाए थे, जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, उन लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया और वो लोग आज भी उस आरक्षण के लिए आज भी अपना नाम और लिस्ट में दर्ज कराने के लिए संघर्षरत है। और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस ने 2004 में आरक्षण 10% आरक्षण का आरक्षण उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दिया और उसके बाद वो आरक्षण मिला 2011 तक। उसके बाद जो है वो 2007 और 11 में वो हाई कोर्ट में चला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझ करके उसको जो है आरक्षण को, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारियों का आरक्षण को खत्म करा करके फिर से इन्होंने, जब हाई कोर्ट का आया तो ये विधेयक लाए कि हमने अपनी वाहवाही लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार उस विधेयक फिर लाई, उसको विधानसभा में लाई और विधानसभा के टेबुलेट किया और अपनी वाहवाही करने के लिए उन्होंने फिर से जो है 10% आरक्षण, जो ऑलरेडी कांग्रेस ने 10% आरक्षण उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने उत्तराखंड आंदोलन, जो सस्ती राजनीति के लिए राजनीति करती है कि हमने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं, हम ये वोकल एक वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड आंदोलनकारियों के प्रति। अगर ये इनकी लगभग 7 साल से सरकार, 8 साल से
इनकी सरकार चल रही है और उस सरकार में आज तक ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों खाली चिल्लाते रहे। इनका एक टर्म पूरा हुआ, दूसरा टर्म 17 से 22 का टर्म पूरा हुआ, 22 से आज 24 भी पूरा हो गया, 2025 आने वाला है और ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों के प्रति कि हम उनको आरक्षण दे रहे हैं, उनको आरक्षण कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। उस विधेयक को इन्होंने इतनी वाहवाही लूटी, उस विधेयक जो ऑलरेडी कांग्रेस ने तय किया था, इन्होंने कहा कि हमने कर दिया, 10% आरक्षण दे दिया और हमने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ खड़े। लेकिन आज भी जो लोग अपने चिन्हीकरण के लिए, जो लोगों को चिन्हीकरण लिस्ट में नहीं आ पाए, जिन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाया, वो लोग भी आज जो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो अगर भाजपा सरकार ईमानदार है तो ईमानदारी से उत्तराखंड के जो लोग छूटे हैं उनका चिन्हीकरण करे और कांग्रेस के समय में लोगों को जो 2004 का जो कई लोगों को रोजगार मिला और उस समय शायद अगर आप विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे 2014 में मैंने एक स्पेशल केस रिफर करा था जिसको उत्तराखंड आंदोलनकारियों के तहत 2007, 8, 9 में उसको जॉब मिला था और वो 11 में बाहर हो गया था। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद उसको बाहर कर दिया, वो ऑलरेडी जॉब में था। और मैंने विधानसभा में भी पटल पे ये बात रखी, मैंने अपने वक्तव्य में रखा कि भैया उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, जिनको उत्तराखंड के आंदोलनकारी के तहत जिनको आरक्षण मिला, आरक्षण के प्रति वो सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई। आज भी उन लोगों को दोबारा सेवा में नहीं लिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, इनकी सरकार अगर ईमानदारी से काम करती तो निश्चित रूप से एक तो चिन्हीकरण का काम आज तक पूरा हो गया होता, दूसरा उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया होता जो 36 आरक्षण उनको मिलना चाहिए था, जो उत्तराखंड के भावना, जो उत्तराखंड आंदोलन की भावना थी, जो उत्तराखंड आंदोलन का उद्देश्य था, लोगों को रोजगार मिल पाता, वो आज भी इस सरकार में उनको कोई नहीं पूछा। सवाल अब भी है, सवाल और आरोप आज भी है। ठीक है, प्रभा बंदूनी जी, ये जो प्रारूप तैयार हुआ है, क्या है ये प्रारूप जो प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिलाधिकारियों को आदेशित किया है? किसके प्रमाण पत्र बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत लोग कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे जिनका चिन्हीकरण ही नहीं हुआ है, तो आखिर किन लोगों के प्रमाण पत्र बनने हैं? और जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उस प्रमाण पत्र के क्या मायने हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड जो राज्य बना है तो इसमें हमारे लिए आंदोलनकारियों के लिए, जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उनके लिए, हमारे लिए विशेष हम उनको सम्मान देते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने इतनी शहादत दी है तो कोई भी उसमें से वंचित ना रह जाए। हमारी सरकार का यही ध्येय है। तो अगर मैं ये बताना चाहूँ कि आज उत्तराखंड जो हमारे आंदोलनकारी के हमारे भाई बहन हैं, हमारे भी उसमें सब रिश्तेदार थे, जो भी थे, हम सब यहीं के हैं, तो उनको आज 37 आरक्षण जो दिया जा रहा है, इसकी घोषणा तो पहले हो गई थी, आज वो कोर्ट से भी आ गया है। तो 10% का जो आरक्षण है उनको दिया जाएगा। और जो पेंशन का मैं प्रावधान करती हूँ तो मैं ये कहूँगी अगर उनके बारे में किसी सरकार ने सोचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अब उनको चिन्हीकरण की बात है तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि चिन्हीकरण किया जाए जिससे कि कोई ऐसा ना हो कि जो वंचित रह जाए उससे, क्योंकि उसमें ये भी है कई लोग हैं जिनको अभी ये उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो आंदोलनकारी है तो उनको जिले के जो डीएम है वहां पर जाएं, रजिस्टर करवाएं। तो अगर वो उस आंदोलन में शामिल थे तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, उनको पेंशन भी मिलेगी, उनको जो सरकारी सेवाएं हैं, जो रिजर्वेशन 37 आरक्षण है 10% का, वो भी उनको दिया जाएगा। तो ये एक किस्म से हमारी सरकार ने बहुत बड़ा इसमें कदम उठाया है और ये होना ही चाहिए क्योंकि हमारे लिए तो राज्य सर्वोपरि है। और ये उत्तराखंड राज्य का जो नींव रखी गई थी वो इसी दिशा की तरफ थी कि जो यहाँ के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और उनको पेंशन का जो प्रावधान है और उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी है कि क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ताकि कोई भी उससे सेवाओं से वंचित ना रह जाए। जो राज्य उनको सुविधाएं दे रही है, वो सरकारी नौकरी हो, बसों में फ्री हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग हो, या फिर और भी जो सरकारी सेवाएं, जो योजनाएं जितनी भी आती हैं सरकार की तरफ से, उनमें हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी भाई बहन हैं उनको अलग से प्रावधान किया जाए। और जहाँ तक रोजगार की बात है, अभी तो आप ये देख लीजिए जब से राज्य का गठन हुआ है, कौन सी सरकार, अगर हम विकास के मुद्दे पर भी बात करें, अगर उत्तराखंड के राज्यों का जो पहाड़ी हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर आज जो भी विकास हो रहा है, हमारे को पहले भी ये पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो विकास की स्थिति है वो हमारे
जब से डबल इंजन की हमारी सरकार आई है, मोदी जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं, वो हमेशा ही राज्य आंदोलनकारियों की चिंता करते हैं। तो इसीलिए ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत ही जल्दी सरकारी नौकरियों में भी उनको और भी सुविधाएं देने का प्रावधान है। तो जैसे जैसे ये बात क्लियर हो जाएगी तो उनको नौकरियां भी मिलेंगी और निश्चित रूप से और भी जो सरकारी लाभ होंगे वहां पे उनको वरीयता दी जाएगी। बिल्कुल, लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और कितना सराहनीय ये कदम है और कितना संशय इससे दूर हुआ है, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं जो आज फैसला लिया गया है और जो आदेश जारी किए गए हैं जिलाधिकारियों को कि आप राज्य आंदोलनकारी जो चिन्हित हैं और उनके आश्रित हैं उनके प्रमाण पत्र बनाइए और उसी के आधार पर यह तय होगा कि किस तरीके से जो क्षैतिज आरक्षण है उसका फायदा उन्हें मिलेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभा बंदूनी जी, आपने ब्रेक से पहले जो अपना वक्तव्य दिया था उसमें आपने कहा कि चिन्हीकरण किया जाएगा। 24 साल इस प्रदेश को पूरे हो चुके हैं मैडम, तब उस वक्त जो पहाड़ का व्यक्ति अपने आप को राज्य आंदोलनकारी प्रूव नहीं कर पाया था, आज 24 साल के बाद कैसे वो अपना स्पष्टीकरण या कैसे प्रूफ देगा कि वो राज्य आंदोलनकारी है, अपने आप को चिन्हीकरण में कैसे शामिल करेगा? जब वो उस वक्त आपका मानक पूरा नहीं कर पाया था, वो आज आपका मानक कैसे पूरा करेगा? क्या मानक में बदलाव हुए हैं? देखिए, इसीलिए जो हमारे जिले के अधिकारी हैं, हमारे डीएम हैं, उनको ये स्पेशल दिया गया है। ये कोई नॉर्मल हम कह सकते हैं जांच कमेटी नहीं है। जो वहाँ के डीएम है, जिले के जिलाधिकारी हैं, उनके पास वो जाएंगे और जो हमारे कहीं पर भी रहने वाले उत्तराखंड के, मैं कहूँगी अगर आप उत्तराखंड के वासी हो, आपने आंदोलनकारी हो, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर जमीन होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसके कागजात आपके पास निश्चित रूप से होंगे। आप जब जिले के अधिकारी को वो दिखाएंगे और आप बताएंगे उसके बारे में, तो आपको क्यों नहीं चिन्हित किया जाएगा कि आप आंदोलनकारी हैं? तो मैडम यही तो जानने का प्रयास किया जा रहा है कि तब जो प्रक्रिया हुई थी, अगर जमीन के कागज ही दिखाने हैं तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे दादा परदादा जो यहाँ रहते थे, हम उनकी जमीनों के कागज दिखा सकते थे। शांति प्रसाद जी के पास पूरा प्रूफ है। सब लोग जो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। फिर क्यों नहीं चिन्हीकरण हुआ उनका? तब क्यों नहीं वो राज्य आंदोलनकारी बने? महज 11,000 ही क्यों रह गए? देखिए, चिन्हीकरण करने के लिए अगर हम घर घर जाएंगे, सरकार ने इसीलिए बोल दिया है कि ये अब हमारा अपना अधिकार है। आप जाइए किसी भी ऑफिस में, जो डीएम को उन्होंने ये निर्देशित किया है कि अगर हमें कोई फॉर्म भरना है, आप वहां से फॉर्म लीजिए, उसमें जो जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरी कीजिए और निश्चित तौर पे जो जो प्रक्रिया आप पूरी कर दोगे तो आप उसमें आंदोलनकारी में सम्मिलित किए जाओगे और आपको जो भी क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है वो दिया जाएगा। और सिर्फ यही इसका एक हमारा मकसद है कि कोई इसमें वंचित ना रह जाए। उसमें एक ये चीज है कि कई ऐसे भी हमारे आंदोलनकारी परिवारों के आश्रित हैं जो पहले से सरकारी नौकरी जिनको मिल गई है। तो ये भी है कि जो जिनको मिल गई है, लेकिन हमारे जो वंचित ऐसे परिवार है नहीं उनको मिली है, तो वो भी इसका लाभ उठाए। लेकिन तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बड़ा है मैडम। अगर आप कह रहे हैं कि पहले लाभ ले चुके हैं, पहले लाभ कितने समय तक? जब तक हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद तो निरस्त कर दिए गए थे पूरी और अवैध करार दे दिया गया था। नहीं किया गया था, वो एक केस आया था। लेकिन अभी आपने सुना होगा इसी चर्चा में उन्होंने कहा है कि उसके बीच में जो आंदोलनकारी आए थे उनको सरकारी नौकरियां दी गई थी। वो 2011 की बात है जब वो कोर्ट में चले गए थे, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया गया था, नौकरियां उस वक्त उनको दी गई थी। लेकिन अब जब परमानेंट 10 हम कहेंगे 10% का क्षैतिज आरक्षण हो रहा है, तो अब उनको जो सरकारी सेवाओं में उनकी नियुक्ति की जाएगी तो वो स्थायी रूप से की जाएगी। उसके बाद जब वो चिन्हित करके लगेंगे तो फिर उसको किसी भी कोई भी उसकी चैलेंज नहीं कर सकता है और वो प्रामाणिकता के साथ वहां पर उनको अपॉइंट किया जाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ। शांतनु गौर जी, मैं एक बात समझना चाहती हूँ, यहाँ पर अभी ये मामला कोर्ट में है, हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है। यहाँ पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है कि कितने लोगों को आरक्षण मिल चुका है और कितनों को नहीं। ऐसे में एक शासनादेश जारी किया जाता है और जिलाधिकारियों को कहा जाता है कि आप प्रमाण पत्र बना दीजिए। तो उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है जब तक कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता? ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, उसकी लीगैलिटीज क्या है? Unless and until anything is stayed, the government has to perform its functions. So जहाँ तक बात रह जाती है कि एप्लीकेशंस कैसे एंटरटेन करती है, उसमें कोई गलत एप्लीकेशंस ना आ जाए, ये सरकार को देखना है, ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि कोई ऐसा कोई गलत आदमी उस बात का लाभ ना ले। जहाँ तक हाईकोर्ट का सवाल है, हाईकोर्ट ने एक चीज ये पूछा है कि व्हाट इज द बेसिस फॉर ऑल दिस मैकेनिज्म जो आपने किया है एंड वेदर इट इज बीन डन करेक्टली और नॉट, और ऐसे कौन से लोग थे जिनको पहले दे दिया गया है
और अभी है जो रह गए हैं, सो उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बेसिस वो उन्होंने तलब किया है, जो मैं देखता हूं कि कोई गलत नहीं है, बिकॉज आगे कोई भी इसका बेनिफिट लेगा या चीज देखेगी। जैसे अभी हमारे पहले एक ऐसा भी इंसिडेंट आया जिसमें डिपार्टमेंट में उन्होंने आंदोलनकारी समझ के उनको जॉब दे दी गई और बाद में फिर वो एम्प्लॉयमेंट उनको रद्द करना पड़ा। तो ऐसी समस्याएं ये बारों बार हो सकता है ऐसी आए, बट वो ऐसा उसको अच्छा एक चेक्स बैलेंसेस अच्छे बने, क्रॉस चेक दोबारा से हो, तो मैं समझता हूँ उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हमें एक डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट को हमें एक दूसरे को इंफॉर्मेशन साझा करके और इसको सपोर्ट करना चाहिए इस कॉज। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, अभी भी 24 साल के बाद भी चिन्हीकरण करिए ऐसी मांग की जा रही है, और एक तरफ हम कह रहे हैं जो चिन्हित हो चुके हैं उनको लाभ पहुंचाएंगे, तो आखिर ये दोनों चीजें साथ में कैसे होंगी? यही वो यक्ष पर्सन है जो गांव के भोला किसान नौजवान इस बात को सरकार के आगे पीछे घूम के पूछ रहा है कि आखिर हमारा चिन्हीकरण के जो मानक हैं वो तो कैसे पूरे होंगे। तहसीलों में नाम उस समय वे पटवारी लिखते नहीं थे, कोई के जेल जाता नहीं था, कोई गिरफ्तारी होती नहीं थी। ऋषिकेश से नीचे देहरादून और ऋषिकेश के बीच में और देहरादून के बीच में ये सारी घटनाएं होती थी। जिनके नाम चढ़ गए, अब गांव में अखबार कहाँ होते हैं? देहरादून से अखबार छपता, उस समय तो बरेली से और मुझे मेरठ से अखबार छपते थे। 4 आदमियों के नाम छप गए, बाकी बेचारे ऐसे ही रह गए। मेरा कहने का मतलब है, अब भाजपा जो ये बात कह रही है, अब ये होगा, पहले भाजपा के मेंबर बनो, फिर आपको 2 राज्य आंदोलनकारी कहेंगे कि आपको जो है हम जानते हैं, उसके बाद वो फाइल पौड़ी चली जाएगी, देहरादून चली जाएगी, इसी तरीके से हर जनपद में चली जाएगी। फिर उसके बाद जांच कमेटी बैठेगी, तब तक चुनाव आ जाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि अब तुम हमारे को जिता दो, तुम्हारा नाम तो पक्का चढ़ जाएगा। चुनाव हुए, खत्म। लोकायुक्त कानून पर क्या किया भाजपा ने, मुझे बता दीजिए। ये आप आरोप लगाना चाहते हैं तो वो बता आपकी दीजिए। मंशा है, वो हम क्या नहीं हुआ? कह सकते हैं। दूसरा, आज तक आपने कौन सा क्षेत्रीय पार्टी आप हैं, आपने ऐसा कौन सा मुद्दा उठा दिया? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं जो बात कह रहा आज हूँ, ये आरक्षण आ रहा है, अपने अच्छी टाइम बात पर है, बोले, अच्छी बात है। नहीं, पर आप जो बीच ये में बात बोल रहे हैं, इससे पहले आपके उसमें ये प्रश्न मुझे आप क्यों ये नहीं बता आया? दीजिए, धामी जो जी आप ने ये कहा बता था कि दीजिए। 10% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा, मिला लाभ अभी 2-2.5 साल में मिला? मुझे आप बता दीजिए, 14 साल में आप ये बताइए, पर्वतीय क्षेत्र में राज्य आंदोलनकारी जो आप अपनी फाइलों को लेके घूम रहे हैं, क्या किया आपने? क्यों नहीं बताइए मिले? ना। तो यही तो आज ये कह रहे हैं कि जब बताइए, ये आप 14 साल का फेलियर स्वीकारते हैं अपना, आरक्षण मिलेगा, आप 14 साल का फेलियर स्वीकारते हैं, और जिस तरीके के जेब कतरों को आपने राज्य आंदोलनकारी के सर्टिफिकेट बांट दिए, उसकी जांच कराओगे? कराओगे जांच? अरे जिस दिन जांच हो गई, भाजपा कांग्रेस के आधे नेता अंदर मिलेंगे। आराम से, आराम से। ना खुलवाइएगा, आज अपने क्षेत्र में मुंह ना खुलवाइएगा। आज अगर और मैं जनता आपसे को फिर आप कह रहा पे हूँ, विश्वास होता 2 है, साल जनता के बाद आपको आपका क्यों ये जो वोट देती चेहरा है? है, आप जनता अपने इसे भी वोट देख के रही है। बारे में आप औरों को वोट बैंक की ठीक है, आराम से, उनको बात पूरी कर लेनी वोट बैंक चाहिए। वहाँ पे ठीक कर है, रहे हैं। प्रभा जी, क्षेत्रीय मुद्दे आपसे उठते ये नहीं, बात और ही आप आपको प्रभा जी, क्षेत्रीय पार्टी से- प्रभा जी, हमें ये भी देखना होगा, प्रभा जी, प्रभा जी, हमें ये भी समझना होगा कि वो क्षेत्रीय दल के बेशक हैं, पर वो एक राज्य आंदोलनकारी भी हैं। आप ये, अच्छा मुझे आप बता केवल दीजिए, आप वोट में अच्छा आप दूसरों का बहुत जो काम ईमानदार कर रहे हैं उसमें आप प्रश्न आप करने जैसी को आप भ्रष्ट और आते हैं। बेईमान पार्टी से मैं ये आपकी जो सवाल क्षेत्रीय पूछता हूँ। एक मिनट, प्रभा जी, प्रभा जी, प्लीज 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 प्लीज, प्रभा जी शांत हो जाइए, उनको अपनी बात कर, उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए मैडम, उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप ये बोलें कि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं तो आपने कौन से मुद्दे आप लेकर आगे? सर, हम मैडम वो राज्य आंदोलनकारी भी हैं। भाजपा की आप उस दिक्कत पर भी यही है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये भाजपा होगा, की यही उसका तो दिक्कत है। सॉल्यूशन मैं निकल आपसे आएगा पूछ जब रहा उसको हूँ। डीएम खुद देखेंगे, अब आप- जिले के अधिकारी अरे उसको मैडम, सुन देखेंगे तो लीजिए। तो उसका तो सॉल्यूशन मैडम, निकल सुन आएगा। तो लीजिए मेरी लेकिन बात। आप मुझे ये बताइए आप कि इतनी आपने आज ईमानदार तक हैं। कितना मुद्दे क्षेत्र की मैडम, मेरी जनता के बात तो सोचे, सुन इस लीजिए। बारे में बताइए। मैडम, ये वो तो हाल है क्षेत्रीय भाजपा दल है, का। उनका तो काम ही क्षेत्रीय मुद्दे उठाना है, वो तो मैडम, क्षेत्रीय दल है। पूछ रही हूँ, आपने मैडम, कौन से मुद्दे उठाए आज अरे तक? सुन तो इससे पहले लीजिए। सिर्फ ठीक है, जो अच्छा सरकार- चलिए, प्रभा जी, प्रभा जी उनको बात पूरी कर लेंगे। प्रभा जी, ये ऐसे बनाएंगे राज्य ठीक है, आंदोलनकारी। प्रभा जी, प्रभा जी उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए। मैडम आपके पास आऊंगी, मैं जवाब के लिए आऊंगी, उनको अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए, वो भी अपना मैडम जी, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप कर ये रहे हैं। बताइए, आप भाजपा की प्रवक्ता बनकर बैठी हैं, दिवाकर भट्ट जी अभी तक राज्य आंदोलनकारी क्यों नहीं बने? और जब दिवाकर भट्ट नहीं बना तो आप बता दीजिए वो जो 10 पर्वतीय जनपद का ग्रामीण है वो कैसे बनेगा?
आप बताइए ना, ये काम सरकारों का है ना, सरकार के पास आंकड़े नहीं है, आपकी एलआईयू देख नहीं रही है कि कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन में ठीक है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? एक मिनट, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको सोल्यूशन क्या लगता है? आरोप ठीक है, सोल्यूशन क्या नजर आता है आपको? ठीक है, आप ठीक है, प्रभा जी एक मिनट मेरे सवाल का जवाब उन्हें दे दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। शांति एक मिनट प्रभा जी आपके पास आऊंगी मैं मैम, प्लीज। आपने अपना समय ले लिया, आपने अपने समय पे बोल लिया मैम, मैं दूसरों के पास जा रही हूँ, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। शांति प्रसाद जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, अभी जो मानक बताए गए हैं, उस वक्त जब राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो रहा था, आप लोगों से क्या मानक मांगे गए थे? तो आज भी वही रहेंगे और कैसे पूरा किया जाएगा उन्हें? हमसे पूछा जाता, हम तो आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन क्षेत्रीय दल की सरकार आएगी, क्योंकि ये शुरुआत कांग्रेस ने की है, हमने उत्तराखंड में आरक्षण चिन्हीकरण के लिए राज्य नहीं मांगा था। हमारा था कि गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ना है, बोली भाषा से लेकर और हर विषय पर हमारा अपना अधिकार हो। उत्तर प्रदेश में हमारी अनसुनी हो रही थी। अब आपने कहा समाधान, जिस दिन यूकेडी की गवर्नमेंट आ गई, सुन लीजिए, कोड करके रख लीजिएगा, 24 घंटे में पहली कैबिनेट का समाधान होगा। 10 पर्वतीय जनपद का प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी होगा। उसके लिए हमें किसी सर्टिफिकेट के और किसी पटवारी तहसीलदार तय करेगा क्या? यह सरकार का काम है। 10 पर्वतीय जनपद में प्रत्येक परिवार का व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी होगा। तमाम राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हैं, जो संघर्ष में रहे हैं, जेल गए हैं, उनके नाम से बड़ी बड़ी योजनाएं चलेंगी। उनके नाम पर पट्टे से लेकर, ठेका से लेकर, खनन से लेकर तमाम सरकारी योजनाएं उनको दी जाएंगी ताकि वो स्वाभिमान से जी सके। और आपने कहा यूकेडी फिर क्या करेगी? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में चिन्हीकरण की जांच बैठा दी जाएगी। कौन वो लोग? अरे जो यूकेडी वालों पर लाठियां बजाते थे, गोलियां चलाते थे, वो राज्य आंदोलनकारी बन गए। और जिनके बच्चे शहीद हो गए, उनके परिवार यहाँ 5 किलो राशन पे आपने आश्रित कर दिए। ये सारी बेईमानी को राजनीतिक अमली जामा अमली जामा पहनाने की ताकत यदि कोई पार्टी रखती है, वो यूकेडी है। देखना है, अभी जनता राष्ट्रीय मोह में लुट रही है, तभी बच्चों की नौकरियां बिक रही है, तभी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ये आपके सामने 24 साल में जो बात यूकेडी के नेता होने के नाते मैं कह रहा हूं, यदि झूठ है तो आप मेरे सामने बोलिए, माफी मांग लूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में राज्य आंदोलनकारी थे कि पहाड़ों में थे? आराकोट से अस्कोट तक पैदल कौन चलने वाली पार्टी थी? कौन था जो पहाड़ में विकास की बात करता था? अरे जिन्होंने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, उनको तो आपने चिन्हीकरण में फंसा दिया। पार्टी ज्वाइन करो, तुम्हें बना देंगे। और जो राज्य विरोधी थे, जो पहाड़ियों को पी पी कर गालियां बकते थे, वो चाहे हरिद्वार हो चाहे उधम सिंह नगर हो, वो राज्य आंदोलनकारी बन गए, नेता बन गए, बड़ी बड़ी माला पहनकर आज वो हमारे सम्मानित हो गए। इसको चिन्हित करना पड़ेगा और यह करने की ताकत यूकेडी रख सकती है। वोट की राजनीति में जिस तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ संपन्न किया जा रहा है, ये एक दिन उत्तराखंड के लिए बहुत घातक होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। भाजपा ने जो काम हरियाणा में किया, वो काम उत्तराखंड में हो गया। हरियाणा में जाट बेचारे बेकार हो गए, उत्तराखंड में पहाड़ी बेकार कर दिया इन्होंने। ये तो इतनी राजनीतिक बेईमान पार्टी है। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर जो संशय था वो कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएगा क्योंकि अब प्रमाण पत्र बन जाएंगे, लेकिन अभी भी जो पहाड़ के लोग हैं, जिन्हें पता नहीं है, जो अभी भी इस बात में है कि कैसे बनेगा, हम कैसे प्रूफ करेंगे, अभी भी वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। इन सारे प्रोसीजर में आप उनको कैसे देखते हैं? देखो, मैंने एक बार बहुत पहले कहा था कि एक ऐसा IAS ऑफिसर जो जिंदा है, जिसने पहाड़ का संघर्ष भी देखा और मैदानों का संघर्ष भी देखा। 94 में जब उत्तराखंड के लोग, ऐसा कोई घर नहीं था, वो किसी भी जाति समुदाय का हो, जो 10 जिलों के बाद जो शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं, वो सड़कों पे थे। वो तब चमोली के DM थे चंद्र सिंह जी, IAS ऑफिसर, ठीक है। और उसके बाद 98 के आसपास, वो 98-99 के आसपास वो सहारनपुर के आगे, 96 में आ गए थे, मुझे याद नहीं उतना, वो सहारनपुर के DM बने फिर। तो उन्होंने पहाड़ से लेकर मैदान तक का पूरा संघर्ष देखा कि आंदोलनकारी कौन। मुझे इस बात की हैरानी है कि जब न्यायालय में सरकार की तरफ से कोई एडवोकेसी करता है, वो कौन है, वो व्यक्ति कौन अधिवक्ता है वो जो इस तरह की गलत एडवोकेसी करता है। आप अखबार को लीजिए, जब अखबार को ये एविडेंस मान रहे हैं, तो अखबार की पहली लाइन, उन अखबार कतरनों को आप देखिए, मसूरी में भी कुछ कुछ अखबार लगे हुए हैं जहां जहां शहीद स्थल है, उसकी पहली लाइन लिखी हुई कि गांव गांव से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकला। ढोल नगाड़े वाले तो एक भी आंदोलनकारी नहीं है। तो इसका मतलब या तो सरकार झूठ बोल रही है,
या तो अखबार वाला नाम लिखने वाला झूठ बोल रहा है। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि अखबार में कम लोगों के नाम छपे होंगे, लेकिन पहली लाइन तो यही थी ना। तो कौन थे वो ढोल नगाड़ बजाने वाले? क्या वो थे जिनको आंदोलनकारी बनाया गया? नहीं। चिन्हीकरण का जो सवाल है उस पे सवाल तब तक रहेगा जब तक इस पे दलगत राजनीति होती रहेगी। मैं आज भी फिर से दोहरा रहा हूं कि चंद्र सिंह जी जिंदे हैं, वो IAS ऑफिसर इस समय 84 है, लेकिन वो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। उनकी क्षमता आज बहुत अच्छी रह रखी है। क्या धाकड़ धामी और हमारे हैंडसम धामी जी ने ये कोशिश की कि मैं चंद्र सिंह जी को बुलाऊं? सबसे ईमानदार ऑफिसर हमारे जो इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है उनमें पहला नंबर आता उनका ईमानदारी का। लेकिन जब वो रिटायरमेंट हुए ना दिव्या बहन, उनको कोई काम नहीं दिया गया। और इस समय आप देखो जो रिटायरमेंट हो रहा है उसको सेवा विस्तार उसका किया जा रहा है। क्यों? वो उसको पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, नहीं लेना देना। चंद्र सिंह जी से आप लोगों को कई तरह की राजनेताओं की नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात हो रही है तो चंद्र सिंह जी को पूछ लेना चाहिए। पहली बात, उन्होंने इसकी रिट दायर की थी मानवाधिकार आयोग में, और मानवाधिकार आयोग में जो है हमारे कांग्रेस भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने गलत बयानबाजी देकर वो मामला आज भी लटका हुआ है। वो रो रहे हैं बेचारे अपनी कुर्सी पे बैठ करके, घर पे रह करके, जब उनसे नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, हमें मत पूछिए, हम पे आप लोगों को कई तरह के आरोप हो सकते हैं, वो तो गलत बात है। अगर हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, शांति प्रसाद भट्ट पे आरोप लगाएं तो गलत बात है। और दूसरे भाजपा कांग्रेस पे जो लोग बोलने वाले, ऐसा नहीं कि भाजपा कांग्रेस में भी लोग दलगत राजनीति वाले बहुत लोग हैं। विनोद चमोली पूछ लीजिए, मैं तो नाम बोलता हूं बाकायदा, विनोद चमोली पूछ लीजिए, वो तो बिल्कुल फरफर बोल देंगे। उस समय भाजपा कांग्रेस भूल जाते हैं। वो ऐसा नेता है, उनको भी पेंशन मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भर दिया होगा किसी स्वार्थ वर्ष वो फॉर्म, भट्ट जी के नजदीक नहीं आए होंगे वो। लेकिन चंद्र सिंह जी आज जिंदे हैं, उनको पूछा जाना चाहिए कि कौन थे जुलूस में। तो जब चिन्हीकरण में आप भाजपा कांग्रेस को लाओगे ना, तो फिर सरकार, न्यायालय ने यही तो बोला कि तुम चिन्हीकरण कर रहे हो तो एक बार जरा फेयर चिन्हीकरण करके दो। न्यायालय तो ये नहीं बोल सकता ना कि कौन सा दल, कौन सा समुदाय, कौन सा जाति है। न्यायालय का भी यही है पूछने का। लेकिन इनकी एडवोकेसी कौन कर रहा है ये हमारे गौड़ साहब अच्छे ढंग से बता सकते। गौड़ साहब से भी पैरवी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि गौड़ साहब समझदार हैं जी। पता नहीं कौन सा, मैं अब नाम बोलूंगा फिर मेरे पे आरोप लग जाएगा कि ये पहाड़ी पन आ जाते इसमें जी। तो पहाड़ी तो हमारी साहब, हम पहाड़ से उतर गए अभी। तो इसलिए ये है कि एक IAS ऑफिसर जिंदा है जो देश की, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में बड़े बड़े पदों पे उन्होंने काम किया है, बहुत बड़े पदों पे काम किया है। एक फ्री और फेयर चिन्हीकरण होना चाहिए, उस आदमी को भी बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। डॉक्टर आर्य, आप लोगों ने शुरुआत इसकी बेशक की थी, चिन्हीकरण की शुरुआत आप ही लोगों से हुई थी, और जो मानक आप लोगों ने तय किए थे शायद वो ही कहीं ना कहीं अड़ंगा का विषय है। जो स्वर्गीय ND तिवारी उन्होंने रखा था 7 दिन जो जेल में रहेगा उन्हें सीधी नौकरी, और 1 से 6 दिन शायद जेल में जो बिताएगा उसे 10% क्षैतिज आरक्षण। तो ऐसे में प्रूफ करने के लिए शांति प्रसाद भट्ट जी ने कह दिया गांव में कौन सा न्यूज़पेपर हो रहा था। आप बताइए कि कैसे वो प्रूफ करेंगे कि हम जेल में थे उस वक्त। पटवारी भी आपका नाम लिखते नहीं थे, 4 लोगों के नाम मेंशन हो गए, तो वो राज्य आंदोलनकारी। तो ऐसे मानक आप लोगों ने रखे क्यों? स्ट्रेट क्यों नहीं कह दिया कि जो यहाँ का मूल निवासी वो यहाँ का राज्य आंदोलनकारी? बहुत सही सवाल। डॉक्टर आर्य, आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर जीतराम आर्य, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। जी सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने चिन्हीकरण के ऐसे मानक क्यों रखे जिसमें अड़ंगा आ सकता है? आपने फ्री एंड फेयर चिन्हीकरण करने के लिए ये क्यों नहीं कह दिया जो मूल निवासी वो राज्य आंदोलनकारी? देखिए, उस समय 2004 में जब आरक्षण 10% आरक्षण कांग्रेस सरकार द्वारा तय किया गया था, तो उस समय कुछ मानक तय किए गए थे कि जेल में कितने लोग, कौन जेल में रहे, किसके ऊपर FIR है, किसके अंदर जो गिरफ्तार हुआ फिर मुचलके पर छूट गया, जो 7 दिन से अधिक जेल में रहा हो, जो जिसने गिरफ्तारी दी हो। कुछ मानक उस समय तय किए गए थे उत्तराखंड आंदोलन के चिन्हीकरण के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जब समय बदलता है, सब लोग उसमें आरक्षण, जितने लोग उस समय आंदोलनरत थे उन सभी लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे सरकार को उसमें परिवर्तन लाया, मानकों में शिथिलीकरण करना पड़ा, कुछ और अखबारों की कटिंग से लेकर के दूसरी चीजों के एविडेंस लेकर के उसमें जोड़े गए। तो यही तो समझने का प्रयास है डॉक्टर आर्य। ठीक है डॉक्टर आर्य, लेकिन यही तो बड़ा सवाल है कि आप लोगों ने पहले ही ऐसा बैरियर क्यों लगाया जिसमें शिथिलीकरण की जरूरत पड़ गई आप लोगों को, कि अब 2004 में नहीं हो पाई जो चीज वो बाद में कैसे होगी? जब
बस जो कोई मानक तय किया, हम कोई तय कर रहे हैं, हमने 10% आरक्षण तय किया, तो उसके लिए उस समय तत्कालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा तत्कालीन था उस समय कुछ मानक तय किए गए, लेकिन उन मानकों में जैसे आप उन मानकों में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती। कुछ मानक ऐसे होंगे कि जो बैरियर हो गए हैं कि इतने ही रहेंगे, लेकिन उन मानकों को हम सरकार उन मानकों को जो जो हमारी कमियां रह गई थी उनको दूर करने की किया गया, करने का प्रयास किया गया। लेकिन तब तक भाजपा सरकार आ गई और भाजपा सरकार ने उसको लीगल एडवाइस में ऐसा उलझा दिया कि 2011 में माननीय न्यायालय द्वारा आरक्षण को ही अवैध घोषित कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी तब से चिल्ला रही है कि हम आरक्षण कर रहे हैं, हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण दे, लेकिन मानक में जहां कमियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत थी। जहां जहां वो बैरियर बन रहे थे मानक, उन मानकों को ठीक करने की आवश्यकता थी। तो वो चिन्हीकरण में तो कितने वही अधिक बात लोग तो आप हो गई ना चिन्हीकरण में जो ला बीजेपी सके। हमेशा कहती है कि आप लोग गड्ढे खोदते हैं, उसी गड्ढे को भरने में टाइम लग जाता है, इसी वजह से देखिए, हमने 10% गड्ढा नहीं, हमने क्षैतिज आरक्षण को भी डिले हो गया। देखिए, हमने ईमानदारी से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण की घोषणा की और उस समय तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार कोई नियम तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। हो सकता है उन मानकों में कुछ शिथिलता वो रही होगी, उनमें बैरियर रहा होगा, तो उन बैरियर को सहने सहने जब जब जहां जहां कमियां आती है, हर चीज परफेक्ट तो अपने आप में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, ये तो आप ही मानते हैं। कोई भी लॉ या कोई भी ऑर्डर, कोई भी जियो शासनादेश अपने परफेक्ट नहीं होता है। उसको क्या होता है कि जब कालांतर में सरकारें बदलती है, उनमें परिस्थितियां ये लगता है कि ये चीज बैरियर आ रही है, तो उन बैरियरों को दूर करने की आवश्यकता है। ये काम जब भाजपा जनता ने भाजपा को दिया, इन्होंने कहा हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण देंगे, तो इन्होंने उसको लीगल उसमें उलझाया। माननीय न्यायालय ने कहा कि ये आरक्षण गलत है, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। फिर भाजपा ने कहा कि नहीं, हम इसको ठीक करेंगे, हम ये लाएंगे। आज तक ये 10 साल से उसी में चिल्ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि हम आरक्षण करेंगे। और ठीक कहा अभी भट्ट जी ने, अभी ठीक कहा कि ये जाते जाते वो इलेक्शन तक ये मुद्दा ले जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन में कहेंगे कि हम तो, हमारी सरकार आएगी तो हम तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इतनी बार कहेंगे, आपने 2007 में कहा, 2017 में कहा, 2022 में कहा, आज 24 आ गया और आप आज तक मानक तय नहीं कर पाए। उन मानकों में जहां शिथिलीकरण होना चाहिए, जो मानक रिलैक्सेशन होना चाहिए, जो मानकों को जोड़ा जाना चाहिए, हमने एक मानक तय किया। हो सकता है उन मानकों में कई चीजें बैरियर आ रहा हो, तो उसको जो वर्तमान समय में जो समस्या आ रही है उनको दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है और मैं फाइनल जोड़ने की जरूरत है जिसमें कि हम अधिक से लोगों को, आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सके। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और शांति प्रसाद भट्ट जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्या, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत और हमारे ढोल दमाऊ बजाने वाले हमारे भाई, ये दोनों जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को बहुत ताकत दी। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, जीतराम जी विधायक रहे हैं उस टाइम पर जब ये नीतियाँ बन रही थी। हमारे ढोल दमाऊ बजाने वाले एक भी राज्य आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य है। कहने का मतलब है, अगर आपकी मूल पार्टी सत्ता में होती तो 10 पर्वतीय जनपद का प्रत्येक परिवार राज्य आंदोलनकारी होती है। दुर्भाग्य है कि राजनीति का पहाड़ी शिकार हो रहा है, इसलिए पहाड़ की उपेक्षा हो रही है। उम्मीद करते हैं कि देर से आए, मगर अगर सही कदम भाजपा उठाती है तो स्वागत, वरना ये सिर्फ राजनीति है। 2 साल तक लटकाएंगे, वोट पाएंगे और उसके बाद फिर भूल जाएंगे। लोकायुक्त कानून उदाहरण है, तमाम बेईमानों पर कार्रवाई उदाहरण है कि आज तक नहीं हुई। शांतनु गौड़ जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। ये देखनी चाहिए कि जो पहल करता है वो इम्पोर्टेंट तो है, पहल हुई है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रुकावटें आएंगी, हर्डल्स होंगी, बट अब उसको आगे समाधान कैसे करना है वो उस तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फाउंडेशन स्टोन ले करता है किसी बिल्डिंग का, उसके एक इम्पोर्टेंट भूमिका हो जाती है। बट दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों के लिए जो पहला आंदोलन जिसने छेड़ा था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने लोग आज उसकी पैरवी कर रहे हैं वो भी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जितने आंदोलनकारी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो जनरल पब्लिक उसके साथ सम्मिलित थी वो भी इस विषय में इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। किसी ऐसे आदमी को लाभ ना मिल जाए जो उससे जुड़ा नहीं था, और किसी ऐसे आदमी ऐसा विवश हो जाए
या जो इस रेस से बाहर हो, इस क्यू से बाहर हो, बिल्कुल। जो वाकई में इसका हकदार था, तो उसके ऊपर हम सब लोगों को एक गहराई से सोच के आपस में बैठ के कोई ना कोई एक ऐसा निचोड़ निकालना चाहिए जिससे ऐसी त्रुटि या ऐसी कोई गलती कोई दोहराई ना जाए और बिल्कुल। कल को ये कहीं आगे फिर कोई इसके अंदर व्यवधान उत्पन्न ना हो जाए जिससे हमें उच्च न्यायालय के पास जाके इसमें कोई ना कोई रुकावट का कोई और एक बिल्कुल। हमें कोई बहाना मिले। प्रेम पंचोली जी, बहुत शॉर्ट में जी, फाइनल। मैं तो यही कहूँगा जो गौर साहब कह रहे हैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ और वो होना चाहिए। और मैं दो नाम और फिर से देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विनोद चमोली जी जो विधायक हैं इस समय, और चंद्र सिंह जी, इन दोनों को यदि पूछा जाए तो काफ़ी कुछ काम सरल हो जाएगा सरकार के लिए। जीतराम आर्य जी, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। जी देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार है, उनको जो है कोर्ट में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वो और जो अधिक से अधिक जो शिथिलीकरण जहां करना है, मानकों में जहां परिवर्तन करना, परिवर्तन ला करके अधिक से अधिक लोगों को चिन्हीकरण में आना चाहिए। और जो लोग आंदोलनरत है उनका संगठन बना हुआ है, उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठन बना, उनके संगठन से बातचीत करके इनको रास्ता निकालना चाहिए कि हम किन किन मानकों को लें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को जो चाहते हैं, जो संगठन चाहता है, उत्तराखंड आंदोलनकारी संघ बना हुआ है, उन संघ से बात करके वो क्या चाहते हैं उनसे बात करके भारतीय जनता पार्टी को इसमें ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, न कि गुमराह करना चाहिए, न कि उसको न्यायालय और लॉ और फिर लीगल में उलझाना चाहिए। ठीक है, इनको प्रभा प्रॉपर बंधु से जी। वो पैरवी करनी जी, चाहिए। मैं तो और यही दूसरा कहूँगी जो है जो ये अब आंदोलन से बातचीत करके भारतीय जनता चिन्हीकरण पार्टी की सरकार के ने ये फैसला लिया है 10% का उनको 37 आरक्षण दिया जाएगा। निश्चित रूप पे ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही वादा किया और वही पूरा करेगी। और जो ये अभी हमारे कांग्रेस के हम कहूँगी नेता कह रहे हैं कि ये चुनाव तक ले जाने वाली बात है, तो मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जितने वादे किए थे वो सारे एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। तो हमारी नीति और नियत दोनों साफ है। तो निश्चित रूप से अगर उत्तराखंड की जनता को कोई भी सरकार जो विजन दे सकती है और उनको बढ़ावा दे सकती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और निश्चित ही बहुत जल्दी ही हम इसे भी साकार रूप होते हुए देखेंगे। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा हुई, जो 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग लंबे वक्त से लंबित थी वो पूरी होती हुई नजर इसलिए आ रही है क्योंकि आज शासनादेश जारी हो गया, एक प्रारूप तैयार हो चुका है। जिलाधिकारियों को ये कह दिया गया है कि जो राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित हैं उनके प्रमाण पत्र बनाए जाएं। अब ये किस दिशा की ओर जाएगा, क्या इसमें आगे भी कोई अड़ंगा आने वाला है या फिर ये एक क्लियर रूट है राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए, आने वाला बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखा।